ओके। हाय एवरीवन। अभी मैं आपको सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस तरह से आप सिस्टमैटिक वे में सॉल्व कर सकते हो वो बताऊंगा। अब तक हमने जो भी सीखा था वो तरीका था वेक्टर स्पेस का। ठीक है। वेक्टर स्पेस, मैंने वेक्टर स्पेस का एक तरह से आपको विजुअलाइजेशन दिया था। वो विजुअलाइजेशन भी मैं आपको दूंगा क्योंकि बहुत बार गेट एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले होते नहीं है। तो वेक्टर स्पेस के विजुअलाइजेशन से आसानी से सॉल्व हो सकता है, पर एक कन्वेंशनल तरीका भी हमें पता होना चाहिए। जब हमें वेक्टर स्पेस का विजुअलाइजेशन होगा नहीं, तब एक कन्वेंशनल वे फॉलो करेंगे और हमारे अननोन के वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहते हो सर, आपको पता होना चाहिए एक्स का वैल्यू क्या होगा फाइंड करना चाहते हो, वाई का वैल्यू क्या होगा फाइंड करना चाहते हो, जेड का वैल्यू क्या होगा फाइंड करना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं बताएं, ऐसे मैट्रिक्स को ना, ऐसे आपके लीनियर एक्सप्रेशंस को इस फॉर्म में तोड़ते हैं। इसे बताता हूँ कैसे। आप क्या करोगे, आपके इस बड़े मैट्रिक्स में जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके अननोन्स थे उसके जो भी कोफिशिएंट्स थे वो आपके बड़े मैट्रिक्स में रखोगे, जिसे हम नाम देते हैं ए। ए मैट्रिक्स। ठीक है। इसे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 2 -3 2 3 1 -1। मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो भी आपके कांस्टेंट वैल्यूज है वो यहाँ पे आप रख दीजिए। 6 14 -2। ओके। इसे हम क्या बुलाते हैं, इसे हम बी वेक्टर बुलाते हैं। ओके। और ये रहा आपका अननोन वाला वेक्टर जिसे मैं कैपिटल एक्स से बुलाऊंगा। आप इस एक्स को इस एक्स के साथ कंफ्यूज मत करिए, ये इस वेक्टर का नाम है। ये इस वेक्टर का नाम है। इस वेक्टर में आपको क्या रखना होगा, एक्स वाई जेड। ये क्यों एक्स वेक्टर में एक्स वाई जेड इसी फॉर्म में रखना ज्यादा सेंस बनाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको फाइंड करना होता, आप क्या करते हैं, आप इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या होता, 2x -3y +2z = 14। राइट, वही आपका सेकेंड एक्सप्रेशन भी है। आप देखिए, जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल -2 निकालना होता तो आप क्या करते हैं, -2 निकालने के लिए अगर आपको मैं बोलूँ कि चलिए -2 निकाल के बताइए, तो -2 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस वेक्टर का आपके इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते, क्या आता, 3x +1y -1z = -2। अब देखिए, ये आपका थर्ड एक्सप्रेशन भी है। तो ये सेंस बनता है एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों रखा होगा। इसे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे हिसाब से आपको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ओके। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सही है क्या। यहाँ पे देखिए, इस मैट्रिक्स का साइज है 3 × 3, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ओके। इस मैट्रिक्स का साइज क्या है सर, इसमें 3 रोज है, 1 कॉलम है। आप देख सकते हैं, 1 2 3 रोज, 1 कॉलम। वैसे इसमें भी कितने रोज है, 1 2 3, 1 कॉलम। इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी 3 × 1 का मैट्रिक्स है। आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर नंबर सेम है, तो मैट्रिक्स ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ। बचे हुए 2 नंबर्स आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज बन गए। तो ये मैट्रिक्स ऑपरेशन डेफिनेटली सही है। ये मैट्रिक्स ऑपरेशन डेफिनेटली सही है। ओके। मेरे हिसाब से इतना पार्ट आप समझ गए होगे और आपको मज़ा भी आया होगा। हमने जो भी अब तक सीखा है वही सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप क्या करना चाहते हो बताएं, इवेंचुअली इस मैट्रिक्स को कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, कुछ ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, उसके बाद आप इवेंचुअली इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। एक्स वाई जेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, मैंने इस मैट्रिक्स के सारे रोज को एक तरह से चेंज करने की कोशिश की है, तब मेरे को ऐसा जाके कुछ तो मिला है। राइट, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं। वहाँ पे कितने नंबर्स हैं सर, एक 3 3 3, 3 3 9, 9 नंबर्स हैं। ठीक है। मैंने उसमें के कुछ नंबर्स को चेंज करने की कोशिश की, राइट। जैसे यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 0 0 कर दिया उसे। यहाँ पे के सारे रो में के सारे नंबर्स को चेंज किया।
वहाँ पे भी सारे रो के सारे नंबर्स को चेंज किया। तो जब भी आप ऐसे चेंजेस करोगे ना हर रो में, तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हो गए। तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वहाँ पे क्या नंबर होगा, पर ऐसे फॉर एग्जांपल समझ लेता हूँ कि यहाँ पे पी नंबर होगा कुछ, तो क्यू नंबर होगा कुछ, तो आर नंबर होगा, ये नंबर होगा कोई, तो एक रियल वैल्यू होगा। ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स कन्वर्ट करने में मुझे क्या एडवांटेज मिला? अगर आप अभी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, ये ये इक्वेट करने के लिए, तो क्या होगा पता है? 1x इक्वल टू पी आएगा आपको। ठीक है, आप देख लीजिए इस वेक्टर का, आपके इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए ताकि आपको पी का वैल्यू पता चले। क्योंकि बाकी के ये कैसे हुआ होगा बताता हूँ। 1x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू पी। उन्होंने क्या किया होगा, ये दो जीरो थे इसलिए इनके मल्टीप्लिकेशन मैटर ही नहीं किया, डायरेक्ट 1x इक्वल टू पी लिख दिया। ठीक है। वैसे ही अगर आप बाकी के नंबर्स के लिए भी करोगे तो आपको अंदाजा मिलेगा। जैसे इसके लिए आप क्या करोगे, इस वेक्टर का आपके इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल टू क्यू। तो क्या आएगा, y इक्वल टू क्यू आएगा। राइट। वैसे जब भी आप इस वेक्टर का आपके इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको मिलेगा z इक्वल टू आर। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि मुझे आपके एक्स वाई जेड के वैल्यूज पता चल जाएंगे जब भी आप आपके ए मैट्रिक्स को जब भी आप आपके ए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो हमारा हमेशा एम होगा कि हम जब भी हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया हो, हम ऐसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो हमें सीखना है इस लेक्चर में, पर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको मजा आएगा। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ पता है, मतलब ऐसे ऐसे बार बार कैसा है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड में तो आप कुछ चेंजेस हो कर नहीं रहे हो, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस कर नहीं रहे हो। तो हम क्या कोशिश करते हैं पता है, आपके मैट्रिक्स को ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या, आप ए मैट्रिक्स को इस तरह से लिखिए और आपके जो कांस्टेंट वैल्यूज थे उसे इस तरह से लिखिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मैं इसे कन्वर्ट करके ऐसे फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ। लेके आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा वो अलग स्टोरी है, पर समझने की कोशिश करें। मैं ऐसे फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ। वो बार बार एक्स वाई जेड लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, बार बार एक्स वाई जेड लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ओके, तो हम इसे बहुत ही इन डेप्थ सीखने वाले हैं, आप वरी मत करिए। इसे मैं इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। तो हम क्या करना चाहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो कि आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लेके आना चाहते हो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, या फिर आप बोल सकते हो आप इस फॉर्म में लेके आना चाहते हो। ठीक है। ऐसे फॉर्म में लेके आने का क्या मतलब हो जाएगा कि आपको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा कैपिटल ए है, वाई का वैल्यू पता चल जाएगा कुछ तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बी होगा, जेड का वैल्यू पता चल जाएगा कुछ तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू सी होगा। ये एबीसी कोई एक रियल वैल्यू होगा, कोई तो एक रियल वैल्यू होगा, क्योंकि हमने वैसे ही मैट्रिक्स बनाया है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि हम इस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करेंगे। वैसे वेक्टर स्पेस से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी इसे देखते हैं। ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जीरो। ठीक है। ओके, देख सकते हो जीरो सॉल्यूशन से, थोड़ा पेन टैप का इशू है। ओके, मेरा सबसे पहला क्या काम होगा, आपके इस लीनियर एक्सप्रेशंस को, आपके पास दो लीनियर एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखूंगा, 2 10 3 15, ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ करके -1 2 लिख दूंगा। ओके, तो आपका इवेंचुअली गोल क्या है उसे सबसे पहले एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप इवेंचुअली कुछ तो ऐसा करना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आप समझने की कोशिश करिए। मुझे इस टू को सबसे पहले
वन में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ तो लिखूंगा कि आपके रो वन को, क्योंकि रो वन है राइट, ये टू कहाँ पे है, ये टू कहाँ पे है, ये रो वन पे है। तो आप सिर्फ एक एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते सर, ठीक है। अगर आप इसे चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंजेस हो गए। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। मैं क्या करना चाहता हूँ, रो वन को, रो वन को डिवाइडेड बाय टू करना चाहता हूँ। तो जब भी आप रो वन को डिवाइडेड बाय टू करोगे तो होगा क्या, सबसे पहले रो टू में तो कुछ चेंजेस हो गए नहीं, रो टू में तो कुछ चेंजेस हो गए नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया, तो एज इट इज लिख देता हूँ, 3 15 2। ओके। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसे जब मैं डिवाइडेड बाय टू करूंगा तो क्या होगा, वन होगा, वन हो गया। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, इस पर्टिकुलर नंबर को जब भी आप डिवाइडेड बाय टू करोगे तो क्या होगा, 5 होगा। 10 डिवाइडेड बाय टू क्या होता है, 5 होता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइडेड बाय टू करोगे तो क्या होगा, माइनस हाफ होगा, मतलब -0.5। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपका ये पर्टिकुलर नंबर अचीव कर दिया सर, ठीक है। इसे हम आगे जाके एक नाम से भी बुलाएंगे, पर अभी के लिए आप इतना कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाना नहीं चाहता, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टर्म्स बता के, पर अभी समझने की कोशिश करिए। मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलर नंबर अचीव हो चुका है। इसके बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा पता है, इसके बाद आपका सबसे पहला काम होगा कि इसके के ये जो आपका, इसे पिवट बुलाते हैं, वैसे इसे पिवट बुलाते हैं। पिवट क्या होता है बाद में आप समझोगे, पर अभी समझिए कि ये पिवट है। पिवट के नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, उसे जीरो करना है। इस पिवट के नीचे क्या है, थ्री है राइट। तो इस थ्री को हमें किसी तरह से जीरो करना है। आप देख सकते हो इस थ्री को जीरो करना है। मुझे क्या करना होगा, R2 इज इक्वल टू R2 -3R1। मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर नंबर को 3 टाइम्स R1 से सब्सट्रैक्ट करने के बारे में सोचा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बताया, ऐसा समझिए कि आपका R2 क्या था, आपका R2 ये था 3 15 2, राइट, ये आपका R2 है। अभी आपको क्या करना है, 3 टाइम्स R1 क्या होगा देखना है, बाद में आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 टाइम्स R1 क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। 3 टाइम्स R1, तो R1 क्या है सर आपका, आपको दिखाई देना चाहिए, ये पर्टिकुलर रो जो है वो आपका R1 है, ठीक है। तो इसे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, 0.5 इंटू थ्री क्या होगा, -1.5, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इन दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे एक तरह से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये माइनस, मतलब समझ, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, 3 - 3 क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। आप समझ रहे हो, 3 - 3 क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। 15 - 15 क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। 2 -1.5, मतलब आपको क्या करना है, 2 - -1.5। समझने की कोशिश करिए, आप क्या कर रहे हो, 2 - -1.5, तो क्या होगा, 3.5 बनेगा, पॉजिटिव 3.5 बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या बनेगा, 3.5। तो आपको आपका ये पर्टिकुलर ऑपरेशन फॉर्म करने के बाद आर टू रो को किस तरह से चेंज करना है, इससे चेंज करना है। तो वही मैं यहाँ पे चेंजेस करके बता देता हूँ, 1 5 -0.5 0 0 3.5। ओके। तो अभी मैं ये राइट हैंड साइड इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारा हो गया है करके। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ अलग कुछ तो हो गया। आप इसे जीरो करना चाहते थे, ये जीरो तो मिल गया, और इसे जीरो करते करते ये वाला भी जीरो हो चुका है। यहाँ पे वन चाहिए था। पर अगर आप यहाँ पे थोड़ा अभी समझने की कोशिश करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना होता, तो आपको क्या करना होता, ऐसा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी देख पाते हो राइट,
कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 1500 XY इज इक्वल टू -0.5 3.5। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर नंबर आपको कैसे मिला होगा, तो आप बोलोगे कि अच्छा, इस नंबर इस रो का और इस कॉलम का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तो आप क्या करोगे, 0 × x प्लस 0 × y इज इक्वल टू 3.5 बताओगे। एक्चुअली आप क्या बता रहे हो पता है, 0 = 3.5। ये कुछ तो गड़बड़ नहीं हो गया? मतलब ये तो मैथमेटिकली सही भी नहीं है। 0 = 3.5 आप बता सकते हो क्या कभी? तो आपने रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश की। आपने क्या किया सर, रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश की, और उसके बाद आपको पता चला कि कुछ 0 = 3.5 आ रहा है। तो ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। इसीलिए मैं बता सकता हूं कि अभी इस दो लीनियर एक्सप्रेशंस को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे और आपके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये इंडिकेशन है। ये क्या है सर, ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन है। इस पर्टिकुलर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है। ठीक है, जैसे हमने सिस्टमैटिक रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद देख लिया कि अच्छा, ये दो लीनियर इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ इनकंसिस्टेंसी आ रहा है। इसे हम क्या नाम से बुलाते हैं, नोट कर लीजिएगा, इनकंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि 0 = 3.5 नहीं हो सकता, राइट, कभी भी। तो जो नो सॉल्यूशन वाला केस होता है ना, वहां पे इनकंसिस्टेंसी होती है। आप कुछ ऐसा कुछ तो प्रूव कर देते हो जो मैथमेटिकली आपने कभी सुना भी नहीं था ना, कभी वो सही है। तो इसलिए नो सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन वाला केस इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाला केस होता है। आपके सिस्टम्स इनकंसिस्टेंट होते हैं, आपके लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं। वो कुछ तो गलत प्रूफ कर देंगे जो सही नहीं है। इसे हम अपने कन्वेंशनल जो अभी तक हमने वेक्टर स्पेस के कॉन्सेप्ट से देखा था उस फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे इस पर्टिकुलर दो लीनियर एक्सप्रेशंस को अभी हम अपने वेक्टर स्पेस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे को कितने कितने डायमेंशन का ग्राफ बनाना होगा, आप देख सकते हैं कितने अननोन्स, एक, दो। तो आपको 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाना है। ओके, अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि आपका 2 3 वेक्टर आपको कैसे दिखाई देगा। आपका 2 3 वेक्टर फॉर एग्जांपल कुछ तो ये है, 2 3। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कॉलम पिक्चर बना लेता हूँ सबसे पहले। 2 3 x 10 15। ये कॉलम पिक्चर से मेरे हिसाब से आप कंफर्टेबल हो गए होंगे, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखा है। मैंने क्या किया, आपके इस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को कॉलम पिक्चर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये पर्टिकुलर वेक्टर मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया है। क्या ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या, मतलब ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या? ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या, ये मेरा आपको क्वेश्चन है। तो इसे आप कैसे आंसर कर सकते हो, आप देखने की कोशिश कर सकते हो कि आप 2 3 को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके 10 15 बना सकते हैं क्या? तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 5 रख दूं, राइट, अगर मैं यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 5 रख दूं, 5 × 2 10 बन जाएगा, 5 × 3 15 बन जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस वेक्टर के हेल्प से ये वेक्टर बना सकते हो, इनफैक्ट ये वेक्टर के हेल्प से ये वेक्टर बना सकते हो। तो ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 10 15 को बनाने की कोशिश करोगे, वो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में कहीं ऐसा दिखाई देगा, 10 15। ठीक है, तो चलिए मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको बेसिस बनाना होता तो आपको इनमें से सिर्फ इन दोनों वेक्टर्स में से सिर्फ एक ही वेक्टर लिखना होगा आपके बेसिस में, क्योंकि बेसिस में आप सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही रख सकते हो। आपके बेसिस में सिर्फ आप लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही रख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों वेक्टर्स में से सिर्फ एक ही वेक्टर यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो अगर आप इस बेसिस वेक्टर को यूज करके आप
लीनियर कॉम्बिनेशन कर करके जो भी वेक्टर्स बनाने की कोशिश करोगे, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे सर? वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेंगे। मतलब आपका पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जो आप इस बेसिस से बना सकते हो, आपका पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जो आप इस बेसिस से बना सकते हो, इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है। जो भी आप वेक्टर्स बना सकते हो इस वेक्टर को यूज करके, वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है। पर ये वेक्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है सर? अगर ये वेक्टर देखने की कोशिश करेंगे, -1 2 कहीं तो उस स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो आप इन दोनों वेक्टर्स के हेल्प से जो भी वेक्टर्स बनाते हैं, वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। राइट। अगर ये वेक्टर बना के दिखा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर कहीं तो यहाँ पे होगा, ऐसा समझिए 10 15 वाला। ठीक है। आप इन दोनों वेक्टर्स का इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करो, ऐसे एक्स और वाई के वैल्यूज पता करने की कोशिश कर रहे हो जो ये वेक्टर बना सकता है। पर आप यहाँ पे एक्स और वाई के कोई भी वैल्यूज रखो, मैं बोल रहा हूँ इस एक्स और वाई के यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यूज रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक्स वाई के कोई भी रियल वैल्यूज रखो, आपका जो भी नया वेक्टर, ये दो वेक्टर बनाएंगे ना लीनियर कॉम्बिनेशन करके, वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। आप ये वेक्टर कभी बना ही नहीं सकते, इसीलिए आपका जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हमने इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया, एक रो ऑपरेशन परफॉर्म करके और एक वेक्टर स्पेस के हेल्प से भी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अभी हम नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपके पास कुछ लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे अभी आपके पास तीन लीनियर एक्सप्रेशंस हैं और इसे भी हम सेम फॉर्म में सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमें ऐसा एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है। तो बना लेते हैं फटाफट। 1 1 3 4 4 5 और यहाँ पे क्या होगा, 2 5 9। आप बहुत बार बहुत सारे टेक्स्ट बुक में देखोगे, वो ये लाइन खींचते भी नहीं है, क्योंकि वो उनका एक माइंड में होता है पहले से कि अच्छा यहाँ पे लाइन है। तो बहुत बार जब ये हमें लेजीनेस होता है, हम ये लाइन बनाना प्रेफर नहीं करते, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे बीच में एक लाइन होगा। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, चलो यहाँ पे तो आपको एक रेडीमेड वन मिल गया, राइट? आप देख सकते हो, आपको जिस पोजीशन पे वन चाहिए था वहाँ पे आपके पास रेडीमेड वन है। और मैंने क्या बताया था, इस वन के नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन्हें जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। तो कैसे कर सकते हो, जैसे आप ये देखिए, फोकस करिए। मैं R2 रो को कैसे डिफाइन करूंगा, कि मुझे R2 रो को -3 टाइम्स R1 करना है। तो अगर आप थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे, जब भी आपको एक पीवट, इसे पीवट बोलते हैं, ठीक है, जो भी हमें हमारा गोल होता है, राइट, हमें वन चाहिए एक रो में। ठीक है, इस रो में वन चाहिए, यहाँ पे इस रो में यहाँ पे वन चाहिए। तो जो भी हमें जहाँ पे भी वन चाहिए ना, उसे हम पिवट बुलाते हैं। तो ये एक पिवट है। तो पिवट के नीचे वाले सारे के सारे नंबर्स को आप जीरो बनाना चाहते हो, पिवट के नीचे के सारे नंबर्स को आप जीरो बनाना चाहते हो। तो इसे आप जीरो कैसे बनाओगे, पिवट को यूज करके ही बनाओगे सर। इसे आप जीरो कैसे बनाओगे, पिवट को यूज करके ही बनाओगे। जैसे आप देख सकते हो, मैं 3 को कैसे जीरो बनाने वाला हूँ, R2 -3 टाइम्स R1 कर रहा हूँ। मतलब एक तरह से मैंने सोचा कि अच्छा, इस पिवट को यूज करूंगा मैं और तब इसे जीरो बनाऊंगा। समझ रहे हो? जब ये आप R2 -3 टाइम्स R1 करोगे, यहाँ पे अगर 3 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा और 6 बनेगा, राइट? जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपका R2 सबसे पहले लिखते हैं। R2 क्या है, 3 4 5 है। ठीक है। और आपका 3 टाइम्स R1 क्या है सर, आपका 3 टाइम्स R1 क्या होगा, 3 टाइम्स R1 क्या होगा, 3 टाइम्स R1। ये सब आपको मन में करना है, बस अभी आपको थोड़ा बिगिनिंग स्टेज पे, इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। 3 टाइम्स R1 क्या होगा, इस पूरे रो को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 6, 3 3 6 यहाँ पे लिखूंगा, 3 3 6। अभी क्या करना है, मुझे सब्सट्रैक्शन करना है सर, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, R2 -3 R1। वो कैसे दिखाई देगा सर आपको, 3 - 3 क्या होगा, 0 होगा। 4 - 3 क्या होगा, 1 होगा। 5 - 6 क्या होगा, -1 होगा। तो ये रहा आपका नया R2 रो, राइट?
इस पर्टिकुलर रो को आप आपका R2 बुलाना चाहते हो, तो इस रो के जगह मैं अभी ये स्पेसिफिक लिखूंगा। तो चलिए लिख देते हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि आपके लिए सब कुछ बहुत आसान है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है नहीं है। मैं क्या करूँगा, 0 1 -1 लिख दूंगा, जो मैंने यहाँ पे अभी भी अचीव किया था। R3 को आपने कुछ चेंज नहीं किया, राइट? R3 को एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो आपने आपका रो ऑपरेशन करने के बाद आपको आपका मैट्रिक्स मिल गया। ओके, अभी आपको क्या करना है, एक तरह से आपको इस पर्टिकुलर एलिमेंट को भी तो जीरो बनाना है, क्योंकि पिवट के नीचे सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसे पिवट बुला रहा हूं मैं। तो अगर इसे जीरो बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, पिवट को यूज करके बनाओगे। मैंने बोला था किसी भी एलिमेंट को जीरो कैसे बनाते हैं, पिवट को यूज करके बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 4 टाइम्स R1। ठीक है, जैसे R3 में आपको लिख के बताता हूँ क्या है। R3 है 4 5 9। ठीक है, 4 टाइम्स R1 क्या है सर, 4 टाइम्स R1 क्या है? अगर आप R1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 4 8, राइट? यहाँ पे लिख देते हैं 4 4 8। ओके, अभी मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है एक तरह से। तो क्या कर रहा हूँ मैं, R3 माइनस 4 टाइम्स R1 बना रहा हूँ। क्या आएगा वो, 0 1 1, राइट? 4 - 4 0, 5 - 4 1, 9 - 8 1। ठीक है, मतलब R3 के जगह अभी मैं ये पर्टिकुलर चीज लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं 1 1 2 0 1 -1 0 1 1। ओके सर, तो आपने आपका रो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ओके ओके, तो आपको आपका पहले पिवट के नीचे, आपको आपके पहले पिवट के नीचे सारे के सारे एलिमेंट जीरो बन चुके हैं। तो किसी भी रो में एक ही पिवट हो सकता है। ठीक है, जैसे इस रो में ये पिवट मैंने बना लिया है। अब आपको सेकंड रो में आप देख सकते हो आपका पिवट आपको मिल रहा है कि हाँ, सेकंड रो में मुझे पिवट मेरा मिल रहा है। सेकंड रो में मैं चाहता था कि इस पोजीशन पे मुझे पिवट मिले, 1 मिले, तो मुझे मिल चुका है। ओके, अभी हमें क्या करना है, इस पिवट के नीचे वाला टर्म भी जीरो बनाना है, इस पिवट के ऊपर वाला टर्म भी जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं फोकस करता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर टर्म को जीरो बनाना है। तो मैंने बताया था इस पर्टिकुलर टर्म को जीरो कैसे बनाओगे, पिवट को यूज करके बनाओगे। इसे यूज करके बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, R3 को बोलूंगा R3 -R2, क्योंकि अगर मैंने 1 को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, जीरो बन जाएगा, राइट? तो मैं इसे कैसे जीरो बना रहा हूँ, इस पिवट को यूज करके। तो मुझे पता था यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने क्या किया, R3 -R2 ही कर दिया। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप R3 पे चेंजेस करने वाले हो, तो रो 1 रो 2 एज इट इज लिख लेते हैं। रो 1 रो 2 एज इट इज लिख लेते हैं, 0 1 -1। ओके, रो 3 के बारे में सोचते हैं। देखिए, R3 -R2 करना है, 0 -0 0 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। R3 -R2 कर रहा है, R3 -R2, 1 -1 0 आएगा, 0 लिख लेते हैं। अब 1 माइनस ऑफ -1, आप देख सकते हो R3 -R2, तो यहाँ पे पहले से माइनस है। 1 माइनस ऑफ -1 क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2 आ गया। तो ये रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ ऐसा आया। तो आप देख सकते हो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अगर इसे मैं आपको वापस से आपके AX, ऐसे AX इक्वल टू बी फॉर्म में लिख के बताऊं तो आपको थोड़ा क्लिक होगा। बाद में मैं सब डायरेक्ट करने वाला हूँ, पर अभी आप कैसे बिगनर लेवल पे, इसलिए लिख के बता रहा हूँ। एक्स वाई 2 -1 2। ओके, तो चलिए सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर आप कैसे अचीव करोगे। आपको क्या करना है, इस रो का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो लीजिए, 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 2। मतलब क्या हो रहा है, 0 इक्वल टू 2 आप बता रहे हो। ये प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल है क्या कि 0 इक्वल टू 2 मैं प्रूफ करूं? ये तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, ये तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है।
इसलिए इस पर्टिकुलर केस में आपका ज़ीरो सॉल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सर। यहाँ पे आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ज़ीरो सॉल्यूशन। ओके, मैं होप कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो एसेंस कि हम नो सॉल्यूशन कब बता पाते हैं। नो सॉल्यूशन में आप कुछ ऐसा प्रूव कर देते हो, ज़ीरो इक्वल टू, तो आप देख सकते हो ज़ीरो इक्वल टू टू बता दे रहे हो, तो ये सही नहीं है, राइट? ये सही नहीं है। ओके, इसलिए इस पर्टिकुलर थ्री लीनियर इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसे हम वेक्टर स्पेस के टर्म में देख सकते हैं क्या? वेक्टर स्पेस के टर्म में चलो मेथड जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था वो मेथड देखते हैं। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ना मेथड टू से सॉल्व करते हैं। मेथड टू कौन सा है सर हमारा? वेक्टर स्पेस वाला। वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। इसे कॉलम पिक्चर के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। 1 3 4, 1 4 5, 2 5 9। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन होता है, राइट, क्या ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है? ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं कैसे चेक करते हैं? मैंने अपने स्टार्टिंग के 5 लेक्चर में बताया था। मुझे क्या करना है, कांस्टेंट C1 से मल्टीप्लाई करना है आपके पहले वेक्टर को, और कांस्टेंट C2 से मल्टीप्लाई करना है आपके सेकंड वेक्टर को, और सोचना है कि C1 C2 के क्या वैल्यूज पे यहाँ पे जीरो जीरो वेक्टर में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर मुझे पता चलता है कि सिर्फ C1 C2 इक्वल टू जीरो ही सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, सिर्फ यही एक कंडीशन है, ओनली, ओनली इफ, अगर सिर्फ C1 C2 इक्वल टू जीरो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं और कोई दूसरा C1 C2 का वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर सकता, तब मैं बता सकता हूँ कि आपके दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलिए एक बार एक एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कितने एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं? आप देख सकते हो, ये एक एक्सप्रेशन मिलेगा, ये दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा, ये एक तीसरा एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, लिख लेता हूँ आपको ताकि बेटर विजुलाइजेशन मिले। C1 प्लस C2 इक्वल टू जीरो, ये आपका पहला एक्सप्रेशन है। 3C1 प्लस 4C2 इक्वल टू जीरो आपका थर्ड एक्सप्रेशन है। 4C1 प्लस 5C2 इक्वल टू जीरो, ये आपका थर्ड एक्सप्रेशन है। पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, C1 इक्वल टू -C2 आ गया। ठीक है, तो इस C1 के जगह -C2 लिख देता हूँ। -3C2 प्लस 4C2 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? C2 का वैल्यू जीरो आ चुका है सर। C2 का वैल्यू जीरो आ चुका है। ठीक है, तो मुझे एक C2 तो जीरो मिल गया है। तो मुझे देखना है C1 इक्वल टू जीरो है क्या। आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे, ये एक्सप्रेशन आपको बताएगा कि C2 अगर जीरो है तो C1 को भी इक्वल टू जीरो ही होना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस जो C1 C2 के वैल्यूज आपने निकाले हैं, क्या इस एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं? हाँ, यहाँ पे भी अगर मैं C1 C2 के वैल्यू जीरो रखूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड में जीरो मिलेगा। तो मतलब आपने जब भी इस दो वेक्टर्स को इस तरह से सॉल्व किया, आपको C1 C2 का वैल्यू जीरो मिला। इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यूज होगा ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, यस। ठीक है, तो मैंने ये सबसे पहले फाइंड कर लिया कि हाँ, ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, इसे इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो अभी अभी आपने फिगर आउट किया कि हाँ, ये दो वेक्टर्स क्या है सर? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि ये दो वेक्टर से आप कौन सा वेक्टर स्पेस स्पैन कर सकते हो, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल बेसिस में ये दो वेक्टर्स रख दिए, क्योंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और बेसिस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स रख सकते हैं, राइट? दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों रख पाऊंगा मैं, राइट? दोनों इंडिपेंडेंट दोनों रख पाऊंगा। पर क्या ये दोनों वेक्टर से आप आपका पूरा R3 स्पेस स्पैन कर सकते हो क्या? नहीं, अगर मुझे पूरा R3 स्पेस स्कैन करना होता तो मुझे थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की जरूरत होती, पर आप यहाँ पे देख सकते हो दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर आपको R3 स्पेस स्पैन करना है, ठीक है, तो आपके बेसिस में
क्योंकि R3 स्पेस में मुझे 3 डायरेक्शन चलने हैं, तो आपको बेसिस में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी आप देख सकते हो कि आपके बेसिस में सिर्फ 2 ही है। तो ये भी डेफ़िनेटली एक वेक्टर स्पेस ही बनाएगा, ये भी डेफ़िनेटली एक वेक्टर स्पेस ही बनाएगा, पर वो वेक्टर स्पेस एक तरह से सब स्पेस होगा आपके R3 का। ये जो वेक्टर स्पेस स्पैन करेगा, वो सबस्पेस होगा इस R3 का। तो हमें वो सबस्पेस पता करना है। तो वो सबस्पेस पता करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है? इसलिए मैं डायरेक्टली वो आपको लिख के बता देता हूँ कि वो सबस्पेस है कौन-सा, ठीक है? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को ना रो ऑपरेशन से सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप देख पा रहे हो राइट कि ये बेसिस वेक्टर से आप कौन-सा वेक्टर स्पेस स्पैन करोगे, वो फाइंड करना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। वो मैं आपको वो भी सिखा सकता हूँ, पर वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लीनियर अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब भी आप वेक्टर स्पेस नहीं पता कर पाते हो कि आपके बेसिस से आप कौन सा वेक्टर स्पेस बनाने वाले हो, तब आपको बताना मुश्किल है राइट कि ये पर्टिकुलर वेक्टर उस वेक्टर स्पेस में का पार्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको वेक्टर स्पेस से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हो, इस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को यूज करके बेसिस बनाते हो। फिर आप चेक करते हो कि ये बेसिस जिस वेक्टर स्पेस के लिए है, क्या ये बी आपका उस वेक्टर स्पेस का पार्ट है क्या। पर जब वेक्टर स्पेस ही नहीं ढूंढ पाओगे, आप कैसे चलोगे चेक करोगे ये उसका पार्ट है कि नहीं, ठीक है। तो जब ऐसा वेक्टर स्पेस कौन सा है वो हम ढूंढ नहीं पाते आसानी से, तो बेटर होगा कि रो ऑपरेशन वाले मेथड से सॉल्व करिए। पर अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन सा वो वेक्टर स्पेस है। वो वेक्टर स्पेस ये है सर। उसमें भी उसमें आप ऐसा सोच सकते हैं, उसमें उसमें 3 कंपोनेंट्स तो है, पर आपका तीसरा कंपोनेंट पहले 2 कंपोनेंट का एडिशन है, जहाँ पे x1 का कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हो, x2 का कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये बेसिस वेक्टर भी वही यही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। 1 3 ये क्या है, 1 प्लस 3। 1 4 ये क्या है, 1 प्लस 4। इनफैक्ट इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी आप वेक्टर बनाओगे, वो सब कुछ यहाँ पे होगे। तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन में भी आपको टेस्ट करके बताता हूँ, एक, ठीक है, कोई तो एक टेस्ट करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे रैंडमली कोई तो एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले वेक्टर को, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ दूसरे वेक्टर को। 1 3 4, दूसरे वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 4 5। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, और मुझे चेक करना है रिजल्टेंट वेक्टर आपके वी वेक्टर स्पेस का पार्ट है क्या। मुझे चेक करना है बाद में क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर स्पेस का पार्ट है क्या, क्योंकि आप बताए हो इस वेक्टर स्पेस में ऐसे ही वेक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए, 2 प्लस 3 क्या आएगा, 2 प्लस 3 5 आएगा। अभी आप देखोगे 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18, राइट, 12 प्लस 6 18। अभी 4 2 जा 8, 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 23, ठीक है। अगर आप देखोगे ये आपको 23 कैसे मिल सकता है सर, अगर आप 5 प्लस 18 कर देते तो आपको 23 मिल जाता। तो इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से आप जो भी वेक्टर स्पेस बनाने वाले थे, इस बेसिस को यूज करके आप जो भी वेक्टर स्पेस बनाने वाले थे, वो यही वेक्टर स्पेस था सर, वो यही वेक्टर स्पेस था। तो अभी आपको देखना है, अगर आपको आपका वेक्टर स्पेस पता चल चुका है, अभी आपको देखना है क्या ये बी उस वेक्टर स्पेस का पार्ट है क्या। अगर आप देखोगे 2 प्लस 5 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो यहाँ पे तो 9 है। मतलब डेफिनेटली ये वेक्टर इस वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता, ये वेक्टर इस वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपका ये पर्टिकुलर वेक्टर 259 नॉट बिलोंग टू आपका वेक्टर स्पेस। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डेफिनेटली वेक्टर स्पेस से सॉल्व करना तो डिफिकल्ट था, क्योंकि वेक्टर स्पेस पता करना इटसेल्फ हमारे लिए डिफिकल्ट था। एक बार वेक्टर स्पेस पता चल गया तो वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन सॉल्व करना, वेक्टर स्पेस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान बन जाता है। पर कभी कभी होता क्या है कि ये वेक्टर स्पेस पता करना इटसेल्फ डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, रो ऑपरेशन वाले मेथड से सॉल्व करना प्रिफर करते हैं, जो इससे पहले आपने
यूज करके इस क्वेश्चन के लिए बताया था कि इस क्वेश्चन में क्यों जीरो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, आपने पहले ही बता दिया था राइट कि इस पर्टिकुलर इन इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो जीरो सॉल्यूशन आएगा रो ऑपरेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो वेक्टर वेक्टर स्पेस वाले मेथड से भी हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं सर, सेम ही चीज हम बता पाएंगे, पर प्रॉब्लम क्या हो गया इस क्वेश्चन में, ये वेक्टर स्पेस क्या होगा वो पता करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, कि इन दोनों बेसिस से जो आप वेक्टर स्पेस बनाने वाले थे वो कौन सा वेक्टर स्पेस होगा, ये बताना थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि एक बार वेक्टर स्पेस मिल गया भी तो मैं चेक कर सकता हूँ कि ये बी उस वेक्टर स्पेस का पार्ट है कि नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हमने दो मेथड से सॉल्व किया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।